Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 11th July 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about petrodollar agreement. This topic is important from economics perspective. ये GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आ सकता है, GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये टॉपिक काफ़ी दिनों से चल रहा था, लगभग 1 महीने से चल रहा था। पेट्रो-डॉलर एग्रीमेंट हैज़ एक्सपायर्ड, बट ये किसी भी मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर में आ नहीं रहा था, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू में। तो आई वॉज वेटिंग फॉर दैट, बट मैंने सोचा चलिए आज इसको कवर कर ही लेते हैं। क्या है ये मामला, कितना सिग्निफिकेंट है, उसको हम लोग समझेंगे। देखिए, एकदम डिटेल में समझते हैं बेसिक से और फिर करंट सिनेरियो पे आएंगे। तो गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ए करेंसी क्या होता है, पहले ये समझते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ ए करेंसी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि करेंसी को लिंक कर दिया जाता है विथ गोल्ड, कि इतना ग्राम गोल्ड के बराबर होगा मेरा करेंसी का वैल्यू, जो भी है, मतलब 10,000 रुपए बराबर 10 ग्राम गोल्ड लिंक कर दिया। तो ऐसे लिंकेज को, जिस भी करेंसी को ऐसे लिंक किया जाता है, फिर हम कहते हैं कि दिस करेंसी इज हैविंग गोल्ड स्टैंडर्ड, वेयर द करेंसीज वैल्यू इज पेग्ड या लिंक्ड विथ गोल्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड मेंटेन करने से उस करेंसी की एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड बढ़ जाती है, क्योंकि गोल्ड आपको पता है एक तरीके का यूनिवर्सल एब्सोल्यूट करेंसी है। राइट सिंस बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, जब से हमने ह्यूमन काइंड ने आपस में ट्रांजैक्शन शुरू किया होगा, इकोनॉमिक इंटरैक्शन शुरू किए होंगे, तब से गोल्ड एक मींस की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर ट्रेड। वो पूरे दुनिया भर में एक यूनिवर्सल करेंसी की तरह चलता ही रहा है। तो गोल्ड की डिमांड या एक्सेप्टेंस हर जगह है। तो अगर अपनी करेंसी को आप लिंक कर देते हैं, किसी भी देश की सरकार अगर लिंक कर देती है गोल्ड से, तो फिर उस करेंसी के अंदर क्रेडिबिलिटी या ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाता है। इंग्लैंड वाज फर्स्ट कंट्री टू ऑफिशियली इंप्लीमेंट द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर इट्स करेंसी। बाद में उसने इसको अबैंडन भी कर दिया, खत्म भी कर दिया ये गोल्ड स्टैंडर्ड। अमेरिकन इकोनॉमी ने खूब सारा पैसा कमाया इन फॉर्म ऑफ गोल्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, और उससे उनके पास गोल्ड अमाउंट काफ़ी सारा बढ़ गया, क्योंकि मेनली जो यूरोपियन कंट्रीज फाइट कर रहे थे इन वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, अमेरिका के जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उन्होंने खूब सारा डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किया, जिसके बदले में उनको गोल्ड की अर्निंग हुई। तो इस कारण से अमेरिका वेंट फॉर गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ इट्स करेंसी। वैसे तो उसने गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफिशियली कानून बना करके पहले ही अडॉप्ट कर लिया था, बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 दैट गोल्ड स्टैंडर्ड बिकेम मोर सिग्निफिकेंट फॉर अमेरिकन इकोनॉमी, क्योंकि उनके पास गोल्ड रिजर्व्स बढ़ रहे थे। तो धीरे धीरे अमेरिका गोल्ड स्टैंडर्ड अपनी करेंसी के लिए अडॉप्ट करके अपनी करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी बना रहा था। तो officially it had adopted gold standard in 1900, but it did not had much practical significance. Later on it started asserting कि मेरी करेंसी गोल्ड स्टैंडर्ड है, पूरे दुनिया भर के देशों को बताना शुरू किया उसने कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, यानी कि गोल्ड से लिंक्ड है, और अमेरिका के पास उतना गोल्ड रिजर्व था भी in order to implement और manifest the concept of gold standard for its currency. क्या फायदा होता है गोल्ड स्टैंडर्ड मेंटेन करने का अपनी करेंसी के लिए? इससे आपकी करेंसी में क्रेडिबिलिटी आती है। जब उसमें भरोसा होगा लोगों का, तो लोग इंटरनेशनल ट्रेड में भी उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए अमेरिका ने अपनी करेंसी को गोल्ड स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है, तो यहाँ भारत में भी बैठे बैठे अगर मेरे पास कुछ डॉलर पड़ा हुआ है, तो आई विल फील रिलैक्स्ड कि कोई बात नहीं, इसका तो गोल्ड स्टैंडर्ड है। सो थ्योरेटिकली आई कैन एनी डे गो एंड एक्सचेंज दिस करेंसी विथ गोल्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ यूएस। तो इस तरीके से गोल्ड स्टैंडर्ड मेंटेन करने से करेंसी की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, और फिर इस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी में इंटरनेशनल जो ट्रेड होते हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल होता है इंटरनेशनल ट्रेड में, और इस तरीके से वो करेंसी हार्ड करेंसी या ग्लोबल करेंसी बन सकती है।
साथ ही साथ गोल्ड स्टैंडर्ड मेंटेन करने से एक्सेसिव इन्फ्लेशन से भी बचा जा सकता है, क्योंकि अब जो सरकारें हैं या आरबीआई है, उनके यहाँ की जो भी सेंट्रल बैंक है, हमारे देश में जैसे सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वैसे जिस भी देश ने अपनी करेंसी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, वहां की जो सेंट्रल बैंक है अब अपने मर्जी से जितना मर्जी आए उतना करेंसी नहीं छाप सकते, क्योंकि जितना गोल्ड बैकिंग में होगा उतना ही तो आप करेंसी छाप पाएंगे, सिंस यू हैव फॉलोड गोल्ड स्टैंडर्ड। तो इस कारण से एक्सेसिव करेंसी आप प्रिंट नहीं कर पाएंगे, तो मार्केट में रिलीज नहीं करेंगे और इससे हाइपर इन्फ्लेशन से बच पाएंगे। तो ये फायदे होते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो करने के। और यही स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड फॉलो करके अमेरिका की जो करेंसी है डॉलर, इट बिकेम द मोस्ट डोमिनेंट करेंसी अक्रॉस द वर्ल्ड। उसके बाद ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ, मैं इकोनॉमिक्स की क्लास में आपको पढ़ाता हूँ। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में यूएस के अंदर हुआ, जहाँ पे दो महत्वपूर्ण ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। एंड सिंस दे वेर क्रिएटेड टुगेदर, दैट इज वाई दे आर कलेक्टिवली नोन एज ब्रेटन वुड ट्विंस। तो इस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में या ब्रेटन वुड एग्रीमेंट में यूएस डॉलर वाज अडॉप्टेड एज डोमिनेंट रिजर्व करेंसी, यानी कि दुनिया भर के सारे देश इसमें ट्रेड करेंगे डॉलर में। ये फॉर्मली एक्सेप्ट हुआ एट आईएमएफ, क्योंकि आईएमएफ के बारे में मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूँ। आईएमएफ का मेन काम क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से वर्ल्ड कंट्रीज को बेल आउट करना, और वो मेनली बेल आउट पहले करता था थ्रू डॉलर्स, और डॉलर्स को उसने बनाया अपनी रिजर्व करेंसी। बाद में आईएमएफ वेंट टू एचडीआर सिस्टम। तो आप कह सकते हैं कि डॉलर का गोल्ड स्टैंडर्ड मेंटेन करना और उस कारण से डॉलर को यू डोमिनेंट रिजर्व करेंसी की तरह अनाउंस करना एट ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट इन 1944 मेड डॉलर द मोस्ट यूज्ड करेंसी इन इंटरनेशनल ट्रेड वर्ल्ड वाइड। डॉलर की जब पेगिंग की गई थी गोल्ड के साथ, वो रेट कुछ ऐसा था, $35 पर आउंस। तो डॉलर वाज पेग्ड विथ gold and all other currencies like pound या जर्मन मार्क्स, इटालियन करेंसी, जापानीज येन, they were pegged with dollars। तो ये रिलेशन था, डॉलर वाज पेग्ड विथ गोल्ड एंड अदर्स वेयर पेग्ड विथ डॉलर्स। मतलब उनकी वैल्यू की जब भी बात की जाती थी तो डॉलर्स के टर्म में बात की जाती थी, और डॉलर की जब भी वैल्यू की बात की जाती थी तो गोल्ड के टर्म्स में बात की जाती थी कि $35 मीन्स 1 ounce ऑफ गोल्ड। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करने के अपने कुछ नेगेटिव्स भी हैं, कुछ नुकसान भी है। गोल्ड स्टैंडर्ड आप फॉलो करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी देश की जो सेंट्रल बैंक है वो जितना मर्जी आए उतना करेंसी नहीं छाप सकती। करेंसी छापने पे लिमिटेशन है, जितना गोल्ड होगा उतना ही तो आप छापेंगे। तो आपकी करेंसी छापने पे अगर लिमिटेशन आ गया तो कहीं ना कहीं उस कारण से डिफ्लेशन हो सकता है। आपके देश में जीडीपी बढ़ रहा है, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज आ रहे हैं, बट आप उतनी करेंसी छाप नहीं पा रहे हैं, उतनी करेंसी सर्कुलेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे इन प्रोपोर्शन ऑफ द राइज इन जीडीपी, तो दैट माइट लीड टू डिफ्लेशन, decrease in general price level, and that deflation can have negative impact on overall economy that can start a vicious cycle। क्योंकि लो इन्फ्लेशन इज ऑल्सो बैड फॉर एनी इकोनॉमी, ये भी हम लोग अपने बेसिक फंडामेंटल क्लास में पढ़ते हैं। आई होप आपको याद आ रही होंगी बातें। उसके अलावा गोल्ड स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए आपको उतना गोल्ड बैकिंग में हमेशा ही रखना होगा। दैट इज अ लाइबिलिटी फॉर एनी गवर्नमेंट, जो लॉन्ग रन में किसी भी सरकार के इकोनॉमिक, किसी भी देश के इकोनॉमिक प्रोग्रेस को हैम्पर कर सकता है। इसी कारण से फिर दुनिया के सारे देशों ने, जिसने भी गोल्ड स्टैंडर्ड मेंटेन किया, मैंने आपको बताया सबसे पहले मेंटेन करने वाला कंट्री था इंग्लैंड, उसने गिव अप कर दिया 1931 में। और यूएस ने भी 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ऑफ यूएस ऑफिशियली अनाउंस्ड टर्मिनेशन ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ डॉलर्स, मतलब कन्वर्टिबिलिटी ऑफ यूएस डॉलर टू गोल्ड वाज terminated in 1971 and the gold standard system was replaced by fiat money। और आज के डेट में पूरे दुनिया भर में जितनी भी करेंसीज हैं, दे डू नॉट मेंटेन गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड अब आज के देश में डेट में कोई भी करेंसी मेंटेन नहीं करती। ऑल ऑफ देम आर बीइंग ट्रीटेड एज फिएट मनी। तो फिएट करेंसी सिस्टम क्या है और गोल्ड स्टैंडर्ड से ये अलग कैसे है, वो भी थोड़ा समझिए। देखिए,
गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब है कि सरकार ने अपनी करेंसी को लिंक कर दिया गोल्ड से। तो अब आपको कोई चिंता की बात नहीं है, आप चाहें तो उस करेंसी के बदले में गोल्ड ले सकते हैं। लेकिन फिएट करेंसी में जो वर्ड फिएट है उसका मतलब होता है ऑर्डर या डिक्री, मतलब आदेश, सरल भाषा में कहें तो। हमारी सरकारें जब 500 का नोट छाप रही हैं, मान लीजिए भारत की सरकार 500 का नोट छपवा रही है आरबीआई की तरफ से, तो उसके बदले में क्या उनके पास 500 का गोल्ड है? ये सवाल अगर आप पूछें तो जवाब है नो। कोई भी ऐसा गोल्ड बैकिंग में नहीं है, क्योंकि वी डू नॉट फॉलो गोल्ड स्टैंडर्ड। तो फिर सवाल उठता है कि फिर मैं 500 रुपए क्यों एक्सेप्ट करूं? अगर 500 रुपए मेरे पास है, ये तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। अगर इसके बदले में मुझे कोई एक गारंटेड तौर पे कुछ वैल्यूएबल चीज नहीं मिल रही है, तो फिर व्हाई शुड आई एक्सेप्ट दिस? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? तो उसकी वैल्यू कहां से आ रही है? उसकी वैल्यू आ रही है भारत सरकार के वचन से, ऑर्डर से, कि आप ये 500 का नोट लीजिए और आप मार्केट से जाकर के जो सामान खरीदना है खरीदिए। जो उस वक्त के प्रेवलेंट रेट के हिसाब से 500 की चीजें होंगी वो आपको मिल जाएंगी। इस बात की हम गारंटी देते हैं। मतलब भारत की धरती पे, आई जस्ट होप आपको फिर से बेसिक इकोनॉमिक क्लास की बात याद आ रही होगी, द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल टेंडर। हर देश की धरती पे जहां पे उसकी सरकार सोवरेनिटी प्रैक्टिस करती है, वहां पे सोवरेनिटी को मैनिफेस्ट करने का सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल तरीका होता है करेंसी। वहां की सरकारें करेंसी निकालती हैं और लोग उस करेंसी का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो मैंने इकोनॉमी की क्लास में, जैसे आपको याद हो तो, सिखाया कि एक राजा पुराने जमाने में दूसरे राजा को मार करके गद्दी पे बैठ जाता था। अब राजा को कैसे पता चलेगा कि लोगों ने उस नए राजा को अपना किंग एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? तो वो पुराने राजा के सिक्कों के बदले में अपने सिक्के, नए सिक्के निकलवाता था। और अगर लोगों ने नए राजा के सिक्के को अडॉप्ट कर लिया और उसमें ट्रेड करने लगे, तो इसका मतलब इट्स ए मैसेज कि पीपल हैव एक्सेप्टेड द न्यू किंग एज देयर किंग। तो सोवरेनिटी का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक होता है करेंसी। जिस सरकार ने करेंसी निकाली है, उसकी करेंसी में लोग आपस में ट्रेड कर रहे हैं जिस धरती पे, वो फिर समझिए कि उस धरती पे सरकार की सोवरेनिटी का सिंबल है। अब भारत की धरती पे भारत की सरकार का राज्य है, ये बात कैसे मैनिफेस्ट होगी? इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है कि भारत सरकार ने जो नोट रिलीज किया है उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। उस नोट का अगर आप देखें इंट्रिंसिक वैल्यू, तो बस वो कागज का टुकड़ा है, लेकिन फिर भी उसका वर्थ 500 के बराबर है। कई सारी चीजें मिल जाती हैं उसके बदले में। क्यों? अगर देखा जाए तो कागज का टुकड़ा है, लेकिन 500 के बदले में आप चाहें तो अच्छी खासी कोई चीज मार्केट से खरीद सकते हैं। तो ये वैल्यू कौन दे रहा है? जो आदमी वो 500 का सामान आपको दे रहा है, मान लीजिए कि 20 केजी चावल दे रहा है 500 के बदले में, तो किस बेसिस पे वो दे रहा है? उसको कहां से भरोसा मिल रहा है? उसको भरोसा मिल रहा है भारत सरकार के वचन से, भारत सरकार के प्रॉमिस से। तो गोल्ड स्टैंडर्ड में सरकारें क्या करती हैं? गोल्ड बैकिंग दे करके जो लोग नोटों को होल्ड कर रहे हैं उनको गारंटी देते हैं कि देखो भैया, हम तुमको भरोसा नहीं है हम पे, तो हम तुमको गोल्ड दे देगा। दिस इज द गोल्ड बैकिंग वी आर कीपिंग अप विथ आवर करेंसी। तो गोल्ड स्टैंडर्ड में गोल्ड बैकिंग इज गिवन इन ऑर्डर टू गिव कॉन्फिडेंस टू द होल्डर्स ऑफ दैट करेंसी। जबकि गोल्ड सिस्टम से चेंज करके जब फिएट करेंसी सिस्टम में जाते हैं, तो वहां पे सरकारों का आदेश ही, सरकारों का जो प्रॉमिस है, वचन ही अपने आप में वो वैल्यू होल्ड करता है। मेरा वचन ही मेरा शासन है वाला स्टेटमेंट आपने सुना होगा ना, आप इस मूवी बाहुबली में। तो बस मैंने कह दिया तो बस हो गया, बात खत्म। अब रुपया इज लीगल टेंडर ऑन टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड ऑन दिस टेरिटरी यू आर बाउंड टू मेक सेटलमेंट अगेंस्ट रुपी। तो आपको जो भी सामान खरीदना है आप रुपए में पेमेंट करें, सामने वाला लेगा रुपए में पेमेंट, वो लीगल तौर पे बाउंड है और उसके बदले में जो 500 रुपए का सामान होता है वो आपको देगा। सो आई एम समराइजिंग थिंग्स।
गोल्ड स्टैंडर्ड में करेंसी को गोल्ड के साथ लिंक किया जाता है, उसकी वैल्यू को गोल्ड के साथ लिंक किया जाता है। गोल्ड स्टैंडर्ड से फायदा क्या होता है? करेंसी का इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि गोल्ड बैकिंग में है एंड गोल्ड हैज बीन ट्रेडिशनली अ यूनिवर्सल करेंसी। दुनिया भर के कुछ देशों ने गोल्ड स्टैंडर्ड मेंटेन किया, उसमें पहले था इंग्लैंड, फिर अमेरिका। अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अबैंडन किया 1971 में, लेकिन उसके पहले पहले तक गोल्ड स्टैंडर्ड बनाने के कारण या मेंटेन करने के कारण अमेरिका की करेंसी डॉलर को काफी फायदा हुआ और डॉलर बिकेम एन इंटरनेशनल करेंसी। तो गोल्ड स्टैंडर्ड के कारण ही ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में गोल्ड को द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेन करेंसी रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया, जिसमें दुनिया भर के अलग अलग देश ट्रेड करेंगे। इस तरीके से गोल्ड स्टैंडर्ड मेड डॉलर द मोस्ट इंपॉर्टेंट currency worldwide as far as international trade is concerned. But US also abandoned this gold standard in 1971 and shifted to fiat currency system. और इसके साथ ही पूरे दुनिया भर की करेंसी नाउ फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिएट करेंसी सिस्टम। फिएट मतलब ऑर्डर, कि हमारा कोई करेंसी के बदले में कोई गोल्ड बैकिंग में नहीं है, येट माई ऑर्डर should be enough to give you confidence. You please hold this 500 rupees, and whenever you have to buy something of 500 rupees, go to the market and buy. और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जिस भी दुकान पे आप जाएंगे, ये सरकार प्रॉमिस कर रही है, सामने वाला जो दुकानदार इज बाउंड टू settle his claim against rupee, because on the territory of India rupee is legal tender. The creditor is bound to make or settle his payment in rupee. तो fiat currency system and the concept of legal tender is interlinked. फाइन। और फिएट करेंसी सिस्टम में गोल्ड बैकिंग की जरूरत नहीं होती है। पूरे दुनिया भर की सरकारें आज के डेट में फिएट करेंसी सिस्टम ही फॉलो करती हैं, अपने अपने देश की धरती पे दे हैव मेड इट मैंडेटरी। तो गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक, जैसे भारत के केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई, इन्होंने मिल करके कॉइन्स और नोट्स निकाले। दे आर नाउ लीगल टेंडर, मतलब ऑन द टेरिटरी ऑफ इंडिया यू आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट इट। चाहे जो भी करना है, पेमेंट, ट्रांजेक्शन, टैक्सेस, जो भी करना है, फिएट या ऑर्डर, थ्रू द फिएट और द ऑर्डर गवर्नमेंट मेक इट or make their currency a legal tender. It means that the currency will be used on that territory where the government's sovereignty prevails. उस टेरिटरी पे, भारत की धरती पे भारत की ही करेंसी चलेगी, राइट। मैं आपको कश्मीर फाइल्स मूवी का भी एग्जांपल देता हूं। आई होप आपको याद आ रहा होगा कि कैसे वहाँ पे कश्मीर के अंदर वो सारा का सारा प्रॉब्लम तभी स्टार्ट हुआ जब किसी ने कहा कि यहाँ गांधी नहीं जिन्ना चलता है, मतलब द पर्सन सेड कि यहाँ पे पाकिस्तान सरकार की सोवरेनिटी है, तब जाकर के सारा डिस्प्यूट शुरू हुआ। फॉर द सिंबॉलिक पर्पस मेनली, आई टोल्ड यू, वैसे तो भारत के अंदर आरबीआई नोटों को छापती है, बट फॉर द सिंबॉलिक जेस्चर, सिंस आई हैव टोल्ड यू कि currencies and coins are indication of sovereignty, Ministry of Finance is responsible for issuing all denominations of coins. दो मिंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बट सर्कुलेट करती है आरबीआई। तो ये बात अभी तक चल रही है गोल्ड स्टैंडर्ड की। फिर फिएट करेंसी की। फिएट करेंसी और लीगल टेंडर टर्म्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। और मैंने आपको बोला कि गोल्ड स्टैंडर्ड और बाद में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में डॉलर को इंटरनेशनल रिजर्व की तरह एक्सेप्ट करने के कारण डॉलर बिकेम अ काइंड ऑफ ग्लोबल करेंसी, मोस्ट एक्सेप्टेड करेंसी इन इंटरनेशनल ट्रेड। फिर 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन, रिचर्ड निक्सन ऑफ द यूएस, gave up or abandoned gold standard for US currency dollar. Then the question is how dollar continues to be accepted as an international currency despite doing away with gold standard. Gold standard तो उन्होंने खत्म कर दिया, फिर भी डॉलर कैसे एक्सेप्ट हो रहा है वर्ल्ड वाइड? क्यों सबसे हार्ड करेंसी बनी हुई है, सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है इंटरनेशनल ट्रेड में? इसके पीछे जवाब है पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट। ये पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट सऊदी अरबिया और यूएस के बीच में हुआ 1974 में, 8 जून या 9 जून को हुआ 1974 में। इस पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट के कारण हुआ क्या, या इस पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट के अंतर्गत क्या फैसला किया गया कि सऊदी अरबिया जितना भी अपना क्रूड ऑयल बेचेगा मार्केट में, चाहे जिसको भी बेचे, उससे पेमेंट लेगा सिर्फ रुपए में। आई एम सो सॉरी डॉलर में।
सऊदी अरेबिया जो भी क्रूड ऑयल बेचेगा मार्केट में, चाहे जिसको भी बेचे, पेमेंट वो एक्सेप्ट करेगा ओनली इन डॉलर. So that dollar which is earned by selling petrol is sometimes referred as petrodollar. And this agreement between US and Saudi Arabia is known by the name petrodollar agreement. Selling पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ओनली इन रिटर्न ऑफ डॉलर. तो भारत को भी अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदना है तो पेमेंट किस में लेगा? सऊदी अरबिया, डॉलर में. श्रीलंका को खरीदना है, पेमेंट किस में लेगा? डॉलर में. और चूंकि सऊदी अरबिया सबसे डोमिनेंट कंट्री है अमंगस्ट द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने आपस में ग्रुपिंग बना रखी है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक. ओपेक कंट्रीज में सऊदी अरबिया डोमिनेंट कंट्री है. तो सऊदी अरबिया ने एग्रीमेंट साइन कर लिया, पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट विथ यूएस, जिसके अंतर्गत उसने कहा कि मैं अपना पेट्रोल सिर्फ और सिर्फ डॉलर के बदले बेचूंगा. तो फिर धीरे धीरे बाकी ओपेक देशों ने भी यही स्टैंडर्ड फॉलो करना शुरू कर लिया. Not all of them have entered into an agreement, petrodollar agreement with the US, but Saudi Arabia has. And since Saudi Arabia started selling its petroleum products only against dollar, so others also started practicing the same concept, petrodollar, means selling their petroleum products in return of dollar. तो पूरे दुनिया भर में जब पेट्रोल डॉलर के बदले बिकने लगा, तो फिर धीरे धीरे डॉलर की डिमांड पूरे दुनिया भर में बढ़ गई. डॉलर बिकेम द हार्डेस्ट करेंसी, द मोस्ट एक्सेप्टेड करेंसी. तो यू कैन से दिस पेट्रो-डॉलर एग्रीमेंट मेड डॉलर द टफेस्ट, हार्डेस्ट करेंसी एंड मोस्ट एक्सेप्टेड करेंसी वर्ल्ड वाइड. अभी सऊदी अरबिया इतने सारे डॉलर का लेकर के करता क्या था? तो सऊदी अरबिया और अमेरिका ने आपस में एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके हिसाब से सऊदी अरबिया ये पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट के अंतर्गत जो डॉलर कमाता उसको वो इन्वेस्ट करता इन यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स. जैसे हमारे यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स होते हैं, यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स में वो इन्वेस्ट कर सकता था, और उससे अमेरिका की सरकार को वापस से फंड या लोन रेज करने में मदद मिल जाता. जैसे हमारे यहाँ पे ट्रेजरी बिल रिलीज करके हमारी सरकार बोरोइंग करती है, वैसे अमेरिका की सरकार को बोरोइंग मिल जाता. तो वही पेट्रोल बेचा मान लीजिए सऊदी अरबिया ने अमेरिका को, डॉलर आया अमेरिका से सऊदी अरबिया में, वही डॉलर वापस चला गया अमेरिका के अंदर इन फॉर्म ऑफ लेंडिंग टू द यूएस गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू मेक अप फॉर देयर बजट रिक्वायरमेंट या फिस्कल डेफिसिट. इन एक्सचेंज यूएस प्रोवाइडेड a promise to give military support to Saudi Arabia, a full protection to Saudi Arabia. This petrodollar agreement laid a strong foundation for economic and security partnership between US and Saudi Arabia. तो इसने ऑयल और करेंसी के बीच में एक इंटरचेंजेबिलिटी बना दी. आज पर दिस पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट क्रूड ऑयल इज कोटेड ओनली इन डॉलर्स. आप पूरे इंटरनेशनल मार्केट में देख लें तो कच्चा तेल का जो रेट है वो सिर्फ डॉलर में चलता है. दैट इज बिकॉज ऑफ दिस पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट. कंट्रीज दैट इंपोर्ट ऑयल हैव टू पे फॉर इट इन डॉलर्स, and this arrangement is known as petrodollar arrangement, and which started after this Saudi Arabia and US agreement. तो आई होप आपको यह बात समझ आ गई कि कैसे अमेरिका की करेंसी हार्ड करेंसी बनी हुई है, क्योंकि पूरे दुनिया भर का पेट्रोल इसी में बिकता है, डॉलर में बिकता है. पेट्रोल जो है अभी तक, पेट्रोल मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, एंड दैट हैज केप्ट दिस डॉलर अ हार्ड करेंसी वर्ल्ड वाइड. अब करंट न्यूज पे आते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया 8 या 9 जून 1974 को ये पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट साइन हुआ था सऊदी अरबिया और यूएस के बीच में. इसके 50 साल पूरे हो गए, ये एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया. लेकिन सऊदी अरबिया ने, ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं जहां पे सऊदी अरबिया ने इस एग्रीमेंट को रिन्यू करने से मना कर दिया है. डज नॉट वांट टू रिन्यू. तो अगर ये पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट रिन्यू नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि नाउ सऊदी अरबिया इज विलिंग टू सेल इट्स क्रूड ऑयल in other currencies also, like yuan, euro, rubles, yen, yeah, even in digital currencies like Bitcoin. So now Saudi Arabia is exploring options. It does not want to sell its petroleum products only in dollar. That's why it wants to move beyond this petrodollar agreement. और अगर ऐसा होता है, अभी तक रिन्यू नहीं किया है, 1 महीना बीत गया और सऊदी अरबिया ने कहा है कि इट विल नॉट रिन्यू, तो अगर ऐसा ही होता है तो इसका मतलब अमेरिकन डॉलर की जो हेजेमनी थी ग्लोबल ट्रेड में वो खत्म हो जाएगी. इससे पूरे दुनिया भर में ग्लोबल, आप कह सकते हैं, एक टर्बुलेंस भी आएगा,
क्योंकि पूरा दुनिया का जो मार्केट है वो डॉलर में अपने आप को पेग कर चुका है। एवरीवेयर वी टॉक ओनली इन टर्म्स ऑफ डॉलर, बट एंडिंग ऑफ दिस पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट means it's a important step in the direction of de-dollarization that will create a scenario of uncertainty in global financial market, and that will have some short term implications. The turbulence might lead to some slowdown also, and which will have negative impact in short term on almost all economies of the world. But shifting away or expiration of this petrodollar agreement and refusal by Saudi Arabia to revive the agreement can be seen as a strongest step in the direction of de-dollarization, where world countries are looking forward to bring down the dominance of dollar in international ट्रेड या ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी। ऐसा मेंस में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ द पोटेंशियल एंड ऑफ पेट्रो डॉलर सिस्टम ऑन ग्लोबल फाइनेंशियल डायनामिक्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड। मैंने यहाँ हिंट्स दे रखा है, अपने हिसाब से मैंने कोशिश की कि आपको सारी ही बातें अच्छे से समझा पाऊँ। आई जस्ट होप कि आपको बातें समझ आई हैं। बात बस वही है, लीगल टेंडर वाली बात और फिएट करेंसी वाली बात को बस समझना था। लीगल टेंडर मैंने क्लास में कराया, इस पे यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा है प्रीलिम्स में। The next article is about Jammu and Kashmir terror attack. This topic is important from our syllabus GS paper 3 internal security point of view. देखिए, एक अजीबोगरीब चीज देखने को मिल रही है हाल फिलहाल में कि जम्मू कश्मीर के अंदर टेरर अटैक्स काफी बढ़ गए हैं। पिछले 2 दिनों में अलग अलग टेरर अटैक्स में 7 सिक्योरिटी पर्सनल्स हैव बीन मार्टायर्ड। 4 मेजर अटैक्स हुए लास्ट मंथ, वन एट रियासी इन जम्मू कश्मीर, जहां पे बस कैरिंग पिलग्रिम्स वेयर अटैक्ड। चिंता की बात एक और है कि ये जो टेरर अटैक्स हो रहे हैं ये नए नए टेरर ग्रुप्स कर रहे हैं और इनकी स्ट्रैटेजी भी काफी अलग है पहले के मुकाबले। दीज टेरर ग्रुप्स आर नाउ एंगेजिंग इनटू कन्फ्रंटेशन अगेंस्ट आवर सिक्योरिटी पर्सनल्स इन सम रिमोट एरियाज, नॉट इन अर्बन एनवायरनमेंट। पहले के जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे उनका मॉडस ऑपरेंडी काफी हद तक प्रेडिक्टेबल था, अर्बन एनवायरनमेंट में वो ऑपरेट करते थे जहां पे हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स आराम से उनको ओवर पावर कर सकते थे। लेकिन नाउ दिस टेरर ग्रुप्स आर ऑपरेटिंग फ्रॉम फॉरेस्ट एरियाज, रग्ड टेरेन्स, एंड दे आर ऑल्सो यूजिंग हाई टेक टेक्नोलॉजीज, और नए नए तरह के टेरर ग्रुप सामने आ रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। व्हाट आर द चैलेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर? तो कंटिन्यूड स्पॉन्सरशिप फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान लगातार सपोर्ट किए जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिज्म को, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए। परसिस्टेंट टेररिज्म, देखिए एक टेररिज्म को लेकर के मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था जहां पे मैंने टेररिज्म एंड आर्टिकल 370 को लिंक करके बताया था कि कैसे डी ऑपरेशनलाइजिंग ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर अकॉर्डिंग टू इट अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन has been successful in bringing down terror related activities in जम्मू एंड कश्मीर। इसको मेनली इसीलिए किया गया ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स या स्टेट की जो पार्टियां हैं, रीजनल लोकल पॉलिटिकल पार्टीज, उनके हाथ से पावर ले करके भारत सरकार अपने हाथ में कंट्रोल ले, तभी जाकर के वहां पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को स्ट्रेंथन कर पाएगी और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रिवेंट कर पाएगी। ये मेन मकसद था जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को डी ऑपरेशनलाइज करने के पीछे, और उसके शुरुआती बेनिफिट्स भी दिख रहे थे। लेकिन अब वापस से वो बेनिफिट्स वेन होते हुए दिख रहे हैं, कमजोर पड़ते हुए दिख रहे हैं। टेररिज्म इज अगेन बीइंग ऑन द राइज डिस्पाइट डी ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो कॉम्प्लेसेंसी के लिए कोई स्कोप है नहीं। वी नीड टू थिंक ऑफ बेटर स्ट्रेटजीज। पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स मुख्य जिम्मेदार है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के पीछे। पाकिस्तान के अंदर जो सिविलियन गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको अक्सर डोमिनेट करती है वहां की आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी, क्योंकि उस तरीके का उनका स्ट्रक्चर स्टार्टिंग से ही रहा है। आर्मी हैज बीन गिवन अनड्यू सिग्निफिकेंस, इसीलिए आर्मी को पाकिस्तान के अंदर कहते हैं डीप स्टेट। डीप स्टेट मतलब वो रिमोट कंट्रोल से पीछे बैठ करके सरकार को चलाती है, डीप स्टेट आर्मी को कहा जाता है। और आर्मी का कोई खास इंटरेस्ट है नहीं भारत के साथ पीस में, क्योंकि पीस अगर बन गया भारत के साथ तो आर्मी का सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा। आर्मी तो पाकिस्तान की चाहती है कि हॉस्टिलिटी बनी रहे, तभी तो उनका इंपॉर्टेंस बना रहेगा। और यही कारण है कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म प्रमोट करते हैं, जिससे भारत टर्बुलेंट बना रहे और हॉस्टिलिटी का एनवायरनमेंट बना रहे। तो ये एक बड़ा कारण है जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार टेररिज्म प्रैक्टिस होने के पीछे। डिप्लोमेटिक रिस्ट्रेंट्स,
एक तरफ आर्मी जो है वो बैकग्राउंड से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म प्रमोट कर रही है, दूसरे तरफ भारत सरकार ने जो अप्रोच अडॉप्ट किया है, जहां पे हमने पॉलिसी बनाई है, फॉरेन पॉलिसी टू आइसोलेट पाकिस्तान ऑन ग्लोबल फोरम्स, उस कारण से पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट के साथ हमारा कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, जिससे दोनों सरकारें मिल करके टेररिज्म के लिए कुछ कंक्रीट मेजर्स ले पाए। एक और बड़ा चैलेंज है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, कि नाउ दिस न्यू टेरर ग्रुप्स आर कमिंग अप विद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड शिफ्टिंग फोकस टू द लेस गार्डेड रीजन्स। आजकल पहले कश्मीर वाले एरिया में ज़्यादा अटैक करते थे, तो यहाँ पे हमारे आर्म्ड पर्सनल्स अब बेटर इक्विप्ड हो चुके हैं। आजकल ज़्यादा अटैक्स यहाँ जम्मू रीजन में देखने को मिल रहा है। क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद द सिविलियन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड बी एक्सप्लोर्ड, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग सिविलियन गवर्नमेंट को साइडलाइन करेंगे, आर्मी उतनी ही मजबूत होगी पाकिस्तान की, आईएसआई उतनी ही मजबूत होगी, और फिर टेंशन, हॉस्टिलिटी और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म उतना ही बढ़ेगा। वी नीड टू हैव बेटर काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजीज, बेहतर टेक्निक्स एज पर द चेंजिंग अप्रोच ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप्स। उसके अलावा इंटरनेशनल प्रेशर भी बनाया जाए पाकिस्तान के ऊपर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, कि पाकिस्तान की तरफ से आने वाले जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो कम हो सके, चाहे एससीओ का प्लेटफॉर्म हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस का प्लेटफॉर्म हो। अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को भी हमें स्ट्रेंथन करने होंगे। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब किसी देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेसिक बैंकिंग सर्विस अवेलेबल हो, जिसकी मदद से वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेज पाए। नो फ्रिल्स अकाउंट हो। नो फ्रिल्स अकाउंट मतलब ऐसे मिनिमम बैलेंस रखना है 5,000 रुपये, ऐसा कुछ उनको टेंशन ना हो। जीरो बैलेंस के साथ भी अपना अकाउंट मेंटेन कर पाए। सेविंग्स के उनके पास ऑप्शंस हों, इन्वेस्टमेंट, एफडी के ऑप्शंस हो उनके पास, थोड़े बहुत ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो, मतलब जितना अकाउंट में पैसा उससे ज़्यादा निकाल पाएँ। 5,000 7,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ कभी कभार बैंक्स देता है, ये सब चीज़ें हो। रेमिटेंस, एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजने का ऑप्शन हो। इंश्योरेंस लेने का ऑप्शन हो, छोटे मोटे इंश्योरेंस सर्विसेज, जैसे पेंशन से हेल्थ से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड। उसके अलावा छोटे मोटे पेंशन स्कीम्स को वो अवेल कर पाएँ, माइक्रो पेंशन स्कीम जैसे कि अटल पेंशन स्कीम्स एंड ऑल। तो ये सारी फैसिलिटीज़ अगर लोगों के पास अवेलेबल हों जिस देश के अंदर, उस देश में कहा जा सकता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बेहतर है। अगर ये सारे सर्विसेज अगर लिमिटेड तरीके से हो तो फिर कहा जाएगा पुअर फाइनेंशियल इंक्लूजन। देश के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए जो सबसे मेजर स्कीम लाया गया वो था प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसके अंतर्गत लोगों के नो फ्रिल्स अकाउंट, जिसमें 5,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी है, मतलब एक्स्ट्रा भी निकाल सकते हैं और मिनिमम बैलेंस भी नहीं रखना पड़ेगा। इस तरह के 51 करोड़ अकाउंट्स खोले गए हैं। और भी छोटे मोटे स्कीम्स हैं, जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। ऑल सच इनिशिएटिव्स हैव बीन ब्रॉट इन ऑर्डर टू इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन। जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार और मोबाइल। जनधन अकाउंट खोला गया, आधार के साथ लिंक कर दिया गया और मोबाइल भी नंबर उसमें लिंक कर दिया गया, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन आपके अकाउंट से रिलेटेड आपको इंस्टेंट मिल पाए। तो जैम ट्रिनिटी हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन। अभी आरबीआई क्या करती है, हर साल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पब्लिश करती है, जिसमें देश के अंदर कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, कितनी सर्विसेज फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड लोगों के पास पहुंच रही हैं, उसको मेजर करने की कोशिश करता है विथ हेल्प ऑफ इट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। इसके अंतर्गत 3 पैरामीटर्स होते हैं, एक्सेस, यूजेज एंड क्वालिटी। कितने लोगों के पास बैंकिंग के सर्विसेज, इंश्योरेंस के, पेंशन के बेसिक सर्विसेज अवेलेबल हैं। एक्सेसिबिलिटी, यूजेज, कितना लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने अकाउंट खोल रखा है लेकिन अकाउंट का कभी इस्तेमाल नहीं करते, तो भी नहीं कहा जाएगा कि आप फाइनेंशियली इंक्लूडेड हैं। और क्वालिटी, सर्विस कितनी अच्छी है, पता चला एटीएम कार्ड है आपके पास लेकिन एटीएम मशीन कभी चलता नहीं, तो क्वालिटी विल बी पुअर, और उस केस में फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं माना जाएगा। उस जगह का जहां पे एटीएम कार्ड्स वगैरह नहीं है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस काम नहीं करते, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। तो इन तीनों चीजों के बेसिस पे आरबीआई पब्लिश करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। साल 2024 के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पब्लिश कर दिया है आरबीआई ने। इसके हिसाब से फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स स्कोर है भारत का अभी 64.2%। इसका मतलब ये है कि
स्टिल अबाउट 35.8% पीपल आर नॉट फाइनेंशियली इंक्लूडेड, मतलब फाइनेंशियल एक्सक्लूजन में है। तो धीरे धीरे इसको बढ़ाना होगा। द मोर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स स्कोर इज, द बेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन इज हैपनिंग इन रियलिटी, ऐसा आप मान सकते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट असम टेनेंसी एक्ट ऑफ 2021। ये 3 साल पुराना कानून है, हाल फिलहाल में न्यूज में आया, तो चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मनोहर लाल साहब गुवाहाटी में थे हाल फिलहाल में, इन ऑर्डर टू रिव्यू द ऑन गोइंग स्कीम्स विद रिस्पेक्ट टू अर्बन अफेयर्स। तो उसके लिए वो गुवाहाटी में थे। तो उसी दौरान उन्होंने असम सरकार को कॉन्ग्रेचुलेट किया फॉर बीइंग द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम एंड ऑल्सो बिकमिंग द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट मॉडल टेनेसी एक्ट इन एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये न्यूज आया कल। कुछ स्टूडेंट्स को लगा कि मॉडल टेनेसी एक्ट में असम सबसे पहला स्टेट बन गया इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये कोई रिसेंट घटना है, ऐसा नहीं है। ये एक्ट तो असम सरकार 2021 में ही ला चुकी थी। वो मनोहर लाल साहब ने अभी जाकर के तारीफ किया है कि ही कॉन्ग्रेचुलेटेड असम फॉर बिकमिंग द फर्स्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन टू अडॉप्ट मॉडल टेनेसी एक्ट। दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज। बट चलिए, न्यूज में आया तो एक बार जरा देख ही लेते हैं क्या है मॉडल टेनेसी एक्ट और असम सरकार ने क्या कानून लाया था साल 2021 में, जिसकी चर्चा अभी की है मनोहर लाल साहब ने, और हो सकता है अभी चर्चा की है न्यूज में आया तो आगे फिर से एग्जाम में भी आ जाए। तो एक बार थोड़ा बेसिक से समझते हैं। देखिए, टेनेंसी की प्रॉब्लम क्या है, किराए पे घर लेने की प्रॉब्लम क्या है। दोनों को डर लगा रहता है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों को डर लगा रहता है। लैंडलॉर्ड की चिंता ये रहती है टाइम पे किराया देगा कि नहीं देगा, मेरा घर जब मुझे खाली करना होगा तो खाली करेगा कि नहीं करेगा। और टेनेंट्स के चिंताएं अलग रहती हैं कि मेरा जो डिपॉजिट है वो मुझे वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे बीच में ही कभी बोल दे कि घर खाली करो, फिर मैं कहाँ जाऊंगा। तो ये सारी समस्याएं, दोनों के बीच में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है। उसके अलावा देयर आर सेवरल अदर इश्यूज, रीपोजिशन, मतलब लैंडलॉर्ड फोर्स टेनेंट्स टू वैकेट बिफोर द एग्रीमेंट पीरियड, एडवर्स पोजीशन, जहां पे कुछ टेनेंट्स ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती करते हैं और घर खाली ही नहीं करते। डिस्क्रिपेंसी भी है, सिंस लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो अलग अलग स्टेट ने अलग अलग कानून बनाए हैं इस टेनेंसी को लेकर के, जिस कारण से काफी सारी डिस्क्रिपेंसी है टेनेंसी को लेकर के। और क्योंकि इतना सारा कंफ्यूजन है, इस कारण से कई सारे लोगों के पास एक्स्ट्रा घर होने के बावजूद भी वो घर को किराए पे नहीं देते, और इस कारण से लोगों को रहने को घर नहीं मिलता। तो जो भारत सरकार का गोल है अफोर्डेबल हाउसिंग टू ऑल, वो पूरा नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक बढ़िया कानून नहीं है टेनेंसी को लेकर के जो दोनों के अधिकारों को क्लियरली आइडेंटिफाई करे और प्रोटेक्ट करे। अगर ऐसा होगा तभी जाकर के लोग अपने घरों को बेफिक्र किराए पे लगाएंगे, जिससे ज़्यादा लोगों को अच्छे घर रहने का मौका मिलेगा, जिससे अफोर्डेबल हाउसिंग टू ऑल का गोल पूरा होगा। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक कानून बनाया, मॉडल टेनेंसी एक्ट। अब चूंकि लैंड इज स्टेट सब्जेक्ट, तो उस पर सीधा सीधा भारत सरकार तो कानून बना नहीं सकती है, किराए को लेकर के भी सीधा सीधा कानून बना नहीं सकती है। तो भारत सरकार ने मॉडल लॉ बनाया। मॉडल लॉ मतलब मोटा मोटा लॉ विच विल एक्ट एज ए टेम्पलेट या स्टैंडर्ड गाइडलाइन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स टू मेक लॉ इन दैट डायरेक्शन, विच विल एक्ट एज ए गाइडलाइंस फॉर द स्टेट्स। इस मॉडल लॉ के हिसाब से भारत सरकार ने जो मॉडल लॉ बनाया, एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी होना चाहिए जो किराएदार और मकान मालिक के बीच में डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करे। एक रेंट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट होना चाहिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर के फिक्स्ड डायरेक्शन दिया कि ऐसा होना चाहिए। 2 months of the rent for residential premises, 6 months for commercial premises. If the tenant failed to vacate the premises on expiration of the tenancy period, तो लैंडलॉर्ड इज इंटाइटल्ड टू डबल द मंथली रेंट फॉर 2 months, और उसके बाद 4 गुना बढ़ा सकता है। ये सब मॉडल लॉ में लिखा गया। सरकार ने बस टेम्पलेट बना करके दिया भारत सरकार ने, क्योंकि वो सीधा सीधा कानून नहीं बना सकते सिंस लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट। उसके अलावा इस मॉडल लॉ में ये भी लिखा गया कि द टेनेंट कैन नॉट सबलेट अ पार्ट ऑफ और द होल प्रॉपर्टी टू समवन एल्स। ये नहीं कि आप किराए पे लें और वो फिर किसी और को किराए पे चढ़ा दें। एंड द लैंडलॉर्ड कैन नॉट हाइक द रेंट इन द मिडिल ऑफ द 10 year। ये तो मॉडल लॉ था। इसके ऊपर सारे स्टेट गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन था कि वो अपने अपने टेरिटरी में कानून बनाएं और इसको इम्प्लीमेंट करें, और इसी डायरेक्शन में फिर असम सरकार लेकर गए असम टेनेंसी एक्ट ऑफ 2021।
जिसके अंतर्गत जो पुराना कानून था असम अर्बन एरियाज रेंट कंट्रोल एक्ट, उसको रिपील किया गया और नया कानून लाया गया। इसके अंतर्गत एक रेंट अथॉरिटी बनाई गई जिसका काम है टू रेगुलेट रेंटिंग ऑफ द प्रीमाइसेस रिलेटेड इश्यूज। रेंट कोर्ट बनाया गया, जब अगर को रेंट रिलेटेड टेनेसी और लैंडलॉर्ड के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो देयर इज ए रेंट कोर्ट, और रेंट कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट आप रेंट अपीलेट बॉडी में आप अपील कर सकते हैं। रेंट जो होगा वो डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज। एंड राइट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का अधिकार है इविक्शन ऑफ द टेनेंट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। अगर रेंट नहीं देंगे तो लैंडलॉर्ड आपको खाली करा सकता है, आपके एरिया को, आपके घर को, ये उनका अधिकार है। तो इस तरीके से कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा था कि ये कुछ नया न्यूज़ है, नया जैसा कुछ भी नहीं है, 2021 का कानून है। अभी हाल फिलहाल में मनोहर लाल खट्टर साहब ने तारीफ की इसलिए न्यूज़ में आया। चलिए आया तो इसको हमने डिस्कस कर लिया। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यूएन हाई सी ट्रीटी को लेकर के ये जो दो प्रश्न थे हमारे सामने, ट्रीटी नेगोशिएटेड अंडर दिस 1982 लॉ एंड द ट्रीटी एस्टैब्लिशेस ग्राउंड रूल फॉर कंडक्टिंग एनवायरमेंटल, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसके आंसर्स मैं लिख करके दे दूंगा ऑल द 3 क्वेश्चंस के। तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।